Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So in this video we are going to see the third law of thermodynamics and we will see that what was the reason that we had to go to another law of thermodynamics, कि हमको ऐसा क्या मजबूरी हुई या फिर क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जाना पड़ा. ठीक है, तो देखिए हमने अभी एंट्रोपी के बारे में पूरा अच्छा खासा सीरीज़ देखी है कि एंट्रोपी क्या है. अभी हमने ये भी देखा कि एंट्रोपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं. ठीक है, सपोजिटली अगर हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है और प्रेशर और टेम्परेचर एक वेरिएबल फंक्शंस हैं, तो उस समय हमें पता है कि एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है CP ln T2/T1 प्लस R ln P1/P2. ओके, और सपोजिटली प्रेशर कांस्टेंट है और हम केवल टेम्परेचर चेंज करके देख रहे हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा अगर हम दो टेम्परेचर्स पे एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या ये है चीज़. जैसे एक्चुअली में इंटीग्रेशन है चेंज ऑफ एंट्रोपी का, तो अगर टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, तो व्हाट विल इट गिव अस कि S एंट्रोपी एट T2 माइनस एंट्रोपी एट T1, जिसको हम डेल्टा S लिखते हैं. ठीक है, वही हम किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी CP ln T2/T1. ठीक है, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट ना करता, केवल लिमिट्स में लिखता, तो ये होता T1/T2 CP/T. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं. तो सपोजिटली मुझे अगर एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, मुझे चेंज इन एंट्रोपी नहीं देखनी है, मुझे अगर एब्सोल्यूट एंट्रोपी देखनी है एट T2, तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर मैं T1 की एंट्रोपी ऐड कर दूंगा, तो अगर मुझे एब्सोल्यूट एंट्रोपी देखनी है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मटेरियल की सेकेंड टेम्परेचर पे, तो मुझे क्या करना होगा कि उस टेम्परेचर रेंज में CP कैसे वेरी हो रहा है, दोनों टेम्परेचर्स क्या हैं, और जो फर्स्ट टेम्परेचर है उस पे हमारा एंट्रोपी क्या था वो हमको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये हम उस टेम्परेचर पे हम एंट्रोपी, जो हमारी एंट्रोपी है एब्सोल्यूट, वो कैलकुलेट कर सकते हैं. बट बात ये है कि हमें इस टेम्परेचर पे अगर एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालनी है तो क्या करना होगा. सपोजिटली ये टेम्परेचर मेरा 300 था. ठीक है, 300 केल्विन था और हमने CP 200 से 300 केल्विन तक कैलकुलेट किया. ठीक है, तो यहाँ पर सपोजिटली 200 केल्विन मैंने टेम्परेचर लिया था, तो मुझे 200 केल्विन का एंट्रोपी पता होना चाहिए. तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं CP जो है, मैं अब हमारे सब्सटेंस का CP जो है, हमें एक चीज़ और भी पता है कि CP जो है वो टेम्परेचर वेरिएबल, टेम्परेचर से भी चेंज होता है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो CP है वो मैं 200 से 100 के रेंज में कैलकुलेट करता हूँ. तो 200 केल्विन से 100 केल्विन की रेंज में अगर मैं CP कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे 200 केल्विन में एंट्रोपी क्या है वो पता चल जाएगी. केवल मुझे पता होना चाहिए कि S एट 100 केल्विन क्या है और CP इन दोनों के बीच के टेम्परेचर्स का क्या है. ठीक है, अब मुझे 100 केल्विन का एंट्रोपी चाहिए, तो क्या करूंगा, आई विल टेक सम अदर सम लोअर टेम्परेचर वैल्यू, सपोजिटली 50. तो ऐसे करते करते अल्टीमेटली हम एक ऐसे टेम्परेचर पे आएंगे कि सपोजिटली यहाँ पर आपको चाहिए 5 केल्विन. ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको 0 केल्विन पे उसकी एंट्रोपी चाहिए. मतलब अगर हमको एब्सोल्यूट एंट्रोपी किसी भी टेम्परेचर पे अपने मटेरियल की कैलकुलेट करनी है, तो एनी हाउ वी हैव टू कम टू एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट 0 केल्विन. ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कि क्यों हम 0 केल्विन पे एंट्रोपी कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें एंट्रोपी एट सम रिस्पेक्टिव टेम्परेचर चाहिए. अगर हमें एंट्रोपी एट T2 चाहिए, तो अभी हमने देखा कि उसके लिए हमें सबसे लोवेस्ट एंट्रोपी, जो भी सबसे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, उस पर हमें एंट्रोपी पता होनी चाहिए. और वो जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो हमारा 0 केल्विन, जो कि अभी तक अचीव नहीं हुआ. मतलब वी हैव रीच वेरी क्लोज टू 0 केल्विन बट वी हैव नॉट रीच टू 0 केल्विन. ओके, अभी तो इसका मतलब 0 केल्विन पे हमारी सब्सटेंस, हमारे मटेरियल की एंट्रोपी क्या है वो हमें पता होनी चाहिए, अगर हमें अपने मटेरियल की एंट्रोपी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चाहिए. अब देखिए, सपोजिटली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फेज ट्रांजिशन कर रहा हूँ. मेरा एक सब्सटेंस है, वो सॉलिड है. ठीक है, सब्सटेंस है, सॉलिड है,
वो प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर मेरा चेंज है और टेम्परेचर उसका 0 केल्विन है। ठीक है, यहाँ से वो जा रहा है दूसरे मतलब अपनी उसकी स्टेट भी चेंज हुई है, पर प्रेशर मेरा सेम है, पर अब जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है। ओके, अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस रखा है, तो देखिए इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि सपोज मैं मानता हूँ कि ये जो था हमारा सॉलिड था और ये हमारा जो है अब जो हमारा सब्सटेंस है वो गैसेस फेज में चला गया। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं ये देख सकते हैं हम। पहली बात तो ये कि सपोजिटली T1 एक टेम्परेचर है जहाँ पर जाकर हमारा जो सब्सटेंस है जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं CP कैलकुलेट करूँगा 0 से लेकर T1 तक। ठीक है, 0 केल्विन से लेकर T1 तक, और वहाँ तक मैं अपना CP कैलकुलेट कर लूँगा और उस पॉइंट पे मुझे एंट्रोपी मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करूँगा, चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब जब फेज ट्रांसफ़र हुआ तो फेज ट्रांसफ़र के टाइम जो एंट्रोपी है डेल्टा H, जो चेंज इन एनर्जी हुई ड्यूरिंग सॉलिड टू लिक्विड बाय द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर। ओके, अब क्या हुआ, अब हमारा जो स्टेट है वो हो गया लिक्विड स्टेट पे। सपोजिटली T2 टेम्परेचर है जब हमारा स्टेट जो है वो लिक्विड से गैस जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा, T1 से T2 में जाऊँगा। ठीक है, और उस पर्टिकुलर का CP कैलकुलेट करके उस रेंज की मुझे एंट्रोपी चेंज पता चल जाएगी। ठीक है, प्लस क्या करूँगा, डेल्टा H लिक्विड से सॉलिड का और T2 हमारा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा ट्रांजिशन हो रहा है। तो अगर मैं ये सब कैलकुलेट करता रहूँगा और अल्टीमेटली लास्ट में T2 से 273 ओके हमारा CP/T dt। तो मुझे ये सब वैल्यूज़ चाहिए रहेंगी, CP वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी रहेंगी, डेल्टा H वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी रहेंगी। और अगर मुझे सभी वैल्यूज़ पता मिल गई हैं तो मैं उस टाइम के क्या कर सकता हूँ, उस टाइम पे मैं चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये बात हुई चेंज इन एंट्रोपी की। बट सपोजिटली मुझे चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट ना कर एब्सोल्यूट मतलब एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, एंट्रोपी एट 273। तो क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एंट्रोपी एट नॉन टेम्परेचर जो 0 से लेकर गए थे हम, 0 वाली एंट्रोपी जो है वो आपको ऐड करनी होगी। ठीक है, ये 0 से लेकर 273 तक था, तो अगर केवल 273 पर चाहिए तो आपको 0 की एंट्रोपी जो है वो ऐड करनी होगी। तो अभी प्रैक्टिकली ये फाइंड किया गया कि अगर 0 केल्विन पे हमको एंट्रोपी किसी भी चीज़ की चेक करनी है तो प्रैक्टिकली ये फाइंड किया गया कि अगर हमारा सब्सटेंस प्योर, एक तो पहली बात वो प्योर होना चाहिए, सेकेंडली परफेक्टली क्रिस्टलाइन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर हमारा सब्सटेंस 0 केल्विन पे, अगर हमारा सब्सटेंस 0 केल्विन पे प्योर है और परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, तब उस समय उस टेम्परेचर पे हमारी जो एंट्रोपी रहेगी एब्सोल्यूट एंट्रोपी वो हो जाएगी 0। ठीक है, बट अगर हमारा सब्सटेंस 0 केल्विन पे प्योर नहीं है, प्योर यानी कि हम जो है एक एलिमेंट ना लेकर मिक्सचर ले रहे हैं, अगर सपोजिटली मिक्सचर है, ठीक है, बट है परफेक्टली क्रिस्टलाइन ही, ठीक है, मिक्सचर है पर है परफेक्टली क्रिस्टलाइन, तब भी जो है हमारी एंट्रोपी एब्सोल्यूट एंट्रोपी वो 0 नहीं होगी, मतलब वो रहेगी, देयर विल बी सम एंट्रोपी, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस। और जैसे जैसे हम मिक्सचर को इम्प्योर करेंगे, हमारा रैंडमनेस इन द मिक्सचर विल इंक्रीज। वो हम देखते हैं कि ये रैंडमनेस क्या है एक्चुअली में, तो ये रैंडमनेस हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जब स्टडी करेंगे तब ज़्यादा हमको क्लियर होगी। एक्चुअली में ये रैंडमनेस है कि द वे आवर मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग ओरिएंटेड। ठीक है, तो सपोजिटली जैसे हम एग्जाम्पल ये सब लेते हैं कि हमारा जो ओरिएंटेशन है, W करके बोलते हैं कि दीज आर द नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, मतलब प्रोबेबिलिटीज बाय विच आवर मॉलिक्यूल कैन बी ओरिएंटेड। तो अगर मुझे उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में डिराइव भी करते हैं, तो वहाँ जाकर ये ज़्यादा क्लियर होता है, बट अभी केवल ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है सर। और अगर हमारा एक ही केवल ओनली देयर इज ओनली वन वे बाय विच वी कैन अरेंज अवर मॉलिक्यूल्स और अवर परफेक्ट प्योर क्रिस्टल, देन W विल बी 1 एंड ln1 इज 0। तो उस केस में हमारी जो एंट्रोपी है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है वो हमारी 0 केल्विन पे हो जाएगी 0। बट सपोजिटली हमारे पास हमने उसको
इम्प्योर करा दिया, अगर हमने इसको इम्प्योर कर दिया तो पॉसिबिलिटीज बाय विच वी कैन अरेंज अवर मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, 1 से तो ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम मिनिमम तो 2 हो ही सकती है। तो जैसे ही ये मिनिमम 2 होगी, हमारी जो एंट्रोपी है वो ज़ीरो नहीं रहेगी। मतलब अगर हमने थोड़ा भी इसको इम्प्योर कर दिया, थोड़ा भी पॉसिबिलिटी ऑफ अदर अरेंजमेंट इंक्रीज कर दिया, तो हमारा जो एंट्रोपी है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, वो ज़ीरो नहीं रहेगी। अब जैसे कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, देखो परफेक्टली क्रिस्टलाइंस तो सभी हो सकता है, पर ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्योर होने के बावजूद हम सोचते हैं कि उनकी देयर इज़ ओनली वन वे बाय विच दे शुड हैव गॉट अरेंज्ड एट 0 केल्विन, बट दे आर नॉट। फॉर एग्जाम्पल CO की जो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो ये CO के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और ये मतलब इस तरह से, मतलब है ये CO ही है, बट इन द क्रिस्टल इट्स अरेंजिंग इन डिफरेंट वे, लाइक वी आर हैविंग CO एंड OC। मतलब दिस इज अ वे बाय विच इट कैन बी अरेंज इन अ क्रिस्टल। तो इसलिए इसका जो अरेंजमेंट्स है वो एक से ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी एंट्रोपी जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे ज़ीरो नहीं होगी। सिमिलरली वाटर भी हमारा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो उसका अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द वेज बाय विच वी कैन अरेंज वाटर मॉलिक्यूल और आइस मॉलिक्यूल एट 0 केल्विन आर मोर देन 1। हैंस वाटर के लिए भी ये ज़ीरो नहीं है, CO के लिए पढ़ा, CO के लिए ज़ीरो नहीं है, NO के लिए भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि H2 है, क्योंकि अब तो ये परफेक्टली है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन है, देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी कि इसमें कोई दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है, बट H2 के लिए भी हमारी जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो ज़ीरो नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली में हमने पढ़ा होगा कि क्योंकि जो एंट्रोपी वाली चीज़ यहाँ पर फैक्टर कर रही है वो क्वांटम चीज़ है, मतलब एट द क्वांटम लेवल क्या चेंजेस हैं हमारे सिस्टम में, उसकी वजह से एंट्रोपी का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और क्वांटम लेवल पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक करता है ऑर्थो और एक करता है पारा, ठीक है। क्योंकि ये 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है हमारा हाइड्रोजन, इसीलिए 0 केल्विन पे हमारे हाइड्रोजन की एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है वो ज़ीरो नहीं होती। हालांकि इट सीम्स लाइक इट इज़ अ परफेक्ट क्रिस्टल, बट इवन दो इट इज़ अ परफेक्ट क्रिस्टल, इट इज़ हैविंग डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स लाइक पैरा एंड ऑर्थो, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं इसकी ये, ठीक है। उसकी वजह से इसकी जो एंट्रोपी है वो ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब एंट्रोपी जो है वो ना केवल एक क्लासिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट अगर स्टैटिस्टिकली भी देखा जाए, कि अगर क्वांटम लेवल पे भी देखा जाए, तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हर स्टेट के चेंज होने पर हमारी एंट्रोपी चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में क्वांटम लेकर आए तो क्या क्या हम और इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। ये चीज़ हमें ये चीज़ बताती है कि आप केवल क्लासिकली मॉलिक्यूल को देखकर उसका स्ट्रक्चर, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, आपको क्वांटम मैकेनिकली भी हमारे अपने मटेरियल को देखना होगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लासिकली देखेंगे तो सोचेंगे कि इसकी तो एंट्रोपी ज़ीरो होनी चाहिए, बट होती नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिकली ये 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका ऑर्थो और पैरा का क्लासिकली में हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्वांटम मैकेनिकली ये फ़र्क डालता है और इसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी को नॉन ज़ीरो कर देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मेजरली ये जब हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करते हैं तब इसकी इंपॉर्टेंस आती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड विल बी covering numericals type in next video.